फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे आज से छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो मतलब राज्य निर्माण का जो क्रम था कि कैसे छत्तीसगढ़ बना उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम में हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है, आज जो वर्तमान हमको छत्तीसगढ़ नाम दिखाई देता है वो प्राचीन में कौन कौन से नाम थे। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो नाम छत्तीसगढ़ है वो प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे चले जाएं तो उस समय छत्तीसगढ़ को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, जिसमें से दक्षिण कोसल, कोसल, महाकोसल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनके बारे में हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि किस काल में कौन से नाम से पुकारा जाता था और इनके पुरातात्विक स्रोत क्या है, कहां से हमको पता चलता है कि ये नाम यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साहित्य में के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो सबसे पहले कहाँ पे रखा गया था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि जो सरकारी राजपत्र थे वहां पे, है ना, कब छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे मैं नए हूं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को किया गया था। अब ये हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बारे में जब विस्तार से देखेंगे तब हम मतलब राज्य निर्माण के बारे में अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ किसके बारे में देख रहे हैं? नामकरण के बारे में देख रहे हैं। देखिए, अब छत्तीसगढ़ के को प्राचीन काल में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, तो कौन कौन से नाम थे इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। किस नाम का स्रोत कहाँ है इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण कोसल के बारे में। दक्षिण कोसल वाल्मीकि कृत रामायण। ठीक है, वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि एक ऋषि थे जिन्होंने रामायण लिखा। ठीक है, तो उन्होंने जब रामायण लिखा तो उन्होंने कोसल राज्य का उल्लेख किया था। ठीक है, अब उस कोसल राज्य के 2 भाग थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। ठीक है, आप महाजनपद में भी देखेंगे तो आपको कोसल राज्य दिख जाएगा। ठीक है, महाजनपद काल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कोसल राज्य आपको आसानी से मिल जाएगा और उसके 2 भाग हुआ करते थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल का जो भाग था वो अवध का क्षेत्र था, अयोध्या का क्षेत्र था, और दक्षिण कोसल का जो भाग था वो था हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। ठीक है, इसमें बस्तर का क्षेत्र इंक्लूड नहीं था, याद रखिएगा इसको। बस्तर को उस समय दंडकारण्य बोला जाता था। तो दक्षिण कोसल का जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में बात करते हैं, दंडकारण्य पठार के बारे में बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दक्षिण कोसल का जो भाग था वो छत्तीसगढ़ प्रदेश यहाँ पे आता था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, दोनों के पास अलग अलग राजाएं थी। जो उत्तर कोसल था उनके राजा थे महाराज दशरथ, और जो दक्षिण कोसल था उसके राजा थे राजा भानुमंत। ठीक है, तो उत्तर कोसल के जो राजा थे, राजा दशरथ, उनका विवाह दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ था। ठीक है, अब इस चीज को याद रखिएगा, उत्तर कोसल के हैं राजा दशरथ, दक्षिण कोसल के हैं राजा भानुमंत। भानुमंत की पुत्री है कौशल्या और कौशल्या से विवाह हुआ है किसका? राजा दशरथ। ठीक है, अब इन्हीं राजा दशरथ और माता कौशल्या का जो पुत्र थे वो थे रामचंद्र। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जो राजा भानुमंत थे उनके कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तब उनका कोई पुत्र नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है कि दक्षिण कोसल का भी जो राज्य है वो उनकी पुत्री को मिलेगा। अब उनकी पुत्री मतलब उनके दामाद को मिलेगा। ठीक है, तो राजा दशरथ को ही प्राप्त हुआ दक्षिण कोसल का भी राज्य। ठीक है, राजा दशरथ के बाद उनके पुत्र हुए राजा रामचंद्र। ठीक है, राजा रामचंद्र को कोसल का राज्य मिला
और राजा रामचंद्र के दो पुत्र थे, लव और कुश। ठीक है, तो राजा रामचंद्र ने अपने पुत्र लव को उत्तर कौशल का राज्य दिया और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया, और कुश के ही नाम पे दक्षिण कौशल की राजधानी का नाम कुशस्थली रखा गया था। कुछ फैक्ट यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूरे भारत में माता कौशल्या का सिर्फ एक ही मंदिर है और वो है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास चंदखुरी नाम का एक जगह है। उस चंद्रखुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है, पूरे भारत में एक ही मंदिर है। ठीक है, अब एक और चीज आपको मैं बताता हूं। देखिए, माता कौशल्या जो है वो छत्तीसगढ़ की थी। कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो भगवान राम थे उनका ननिहाल था छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था, या हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान राम का मामा गांव था छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ के लोग उनके मामा थे। अब देखिए, वो भगवान राम थे, उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब इज्जत देते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। तो पूरे देश में, मेरे नॉलेज में बता रहा हूं, है ना, मेरे नॉलेज में छत्तीसगढ़ ही पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां पे मामा अपने भांजे को प्रणाम करता है। तो उसका रीजन क्या है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भगवान राम का मामा गांव था। भगवान राम हमारे यहाँ के, हमारे राज्य के भांजे थे, तो हम अपने भांजे में, अपने भांजों में भगवान राम का स्वरूप देखते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भांजे को प्रणाम किया जाता है। ठीक है, और बाकी कोई दूसरा स्टेट तो मैं नहीं जान रहा हूं जहां पे अपने भांजे को प्रणाम किया जाता होगा। छत्तीसगढ़ में किया जाता है क्योंकि भगवान राम यहाँ के भांजे थे और हम अपने भांजों में भगवान राम का प्रतिरूप देखते हैं और इसीलिए अपने भांजों को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो दक्षिण कौशल का जो उल्लेख है ना, दक्षिण कौशल का उल्लेख कहां कहां है? वाल्मीकि रामायण में है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, दक्षिण कौशल का उल्लेख कहां है? वाल्मीकि रामायण में दक्षिण कौशल का उल्लेख है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश को रामायण काल में क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम कलचुरी काल का बात करें तो कलचुरी शासक जाज्वल्य देव, ठीक है, आपको याद रखना है, जाज्वल्य देव। ठीक है, ये जो जाज्वल्य देव थे, इनका जो रतनपुर का अभिलेख है उसमें भी दक्षिण कौशल नाम अंकित है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। दक्षिण कौशल नाम कहाँ कहाँ पे है? वाल्मीकि कृत रामायण में है। और अगर हम अभिलेख का बात करें तो जाज्वल्य देव के रतनपुर अभिलेख में भी हमको दक्षिण कौशल नाम दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कौशल के बारे में। ठीक है, कौशल, देखिए कौशल के बारे में जो तुलसीदास थे, ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, तो जो तुलसीदास नहीं, तुलसीदास यहाँ पे बोलना गलत, कालिदास, सॉरी, तुलसीदास बोल दिया था मैं, कालिदास। कालिदास जिन्होंने रघुवंशम लिखा, ठीक है, रघुवंश के बारे में उनकी पुस्तक है रघुवंशम। उस रघुवंशम में भी उत्तर कौशल और कौशल का उल्लेख है। ठीक है, देखिए, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल वाल्मीकि कृत रामायण में है। उत्तर कौशल और कौशल ये रघुवंशम में लिखा हुआ है। तो उत्तर कौशल का क्षेत्र तो मैं आपको बताया कि अवध का क्षेत्र था। तो वाल्मीकि कृत रामायण है, दक्षिण कौशल का बात है। लेकिन कालिदास कृत रघुवंशम में छत्तीसगढ़ प्रदेश को कौशल कहा गया है। देखिए, कालिदास जो है वो गुप्त कालीन थे, गुप्त काल में थे। ठीक है, तो गुप्त काल में उन्होंने इसकी रचना की है और कालिदास जो है वो छत्तीसगढ़ आए भी थे। ठीक है, तो कालिदास ने कौशल प्रदेश का उल्लेख किया है अपनी रचना किसमें? रघुवंशम में। तो उससे हमको ये पता चलता है कि कालिदास के समय में छत्तीसगढ़ के प्रदेश को कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो हरिशेर थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कौशल के लिए दो स्रोत हैं। ठीक है, रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम ये कालिदास कृत रघुवंशम है, और दूसरा स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में भी
ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कौशल का नाम आया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में भी, प्रयाग प्रशस्ति भी गुप्तकालीन था, ठीक है, और कालिदास भी गुप्त काल से ही संबंधित थे। तो इन दोनों चीजों से हमको पता चलता है, इन दोनों स्रोतों से हमको पता चलता है कि दक्षिण मतलब छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं महाकौशल के बारे में। तो देखिए, महाकौशल के लिए आपको याद रखना है कि ये जो नाम है ना, वो हमको ऐतिहासिक रूप से कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। मतलब किसी भी अभिलेख में, ताम्रपत्र में, या फिर किसी क्या बोलना चाहिए, आध्यात्मिक जो साहित्य वगैरह है, रामायण महाभारत इस तरीके का, उसमें किसी में भी महाकौशल नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। महाकौशल नाम का उल्लेख मिलता है जो अलेक्जेंडर कन्निंघम थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अलेक्जेंडर कन्निंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दक्षिण कौशल का जो भाग है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो भाग है, उसको उत्तर कौशल के भाग से ज्यादा प्रभावशाली बताने के लिए महाकौशल शब्द का उपयोग किया है। इसका और कोई कहीं पे कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है कि इस क्षेत्र को महाकौशल कहा जाता था। अलेक्जेंडर कन्निंघम ने कौशल राज्य को, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तर कौशल से ज्यादा गरिमामय बताने के लिए महाकौशल शब्द का उपयोग किया है और इसका कोई भी उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़, ठीक है, तो राय बहादुर हीरालाल, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। जो हीरालाल काव्योपाध्याय जिनको कहा जाता है, तो राय बहादुर हीरालाल जो थे, उन्होंने, उनका मानना है, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में कहा, तो उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी साम्राज्य का अंग था और उस समय छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ कहा जाता था, जो बाद में धीरे धीरे बिगड़ता गया और छत्तीसगढ़ नाम से ये फेमस हो गया, ठीक। तो ये चीज छत्तीसगढ़ के बारे में हो गया। इसको किसने कहा है, देखिए याद रखिएगा, ये है आपका वाल्मीकि कृत रामायण में और जाज्वल्य देव के अभिलेख में। कौशल किसमें है, कालिदास कृत रघुवंशम में और प्रयाग प्रशस्ति में। महाकौशल कन्निंघम ने कहा है, छत्तीसगढ़ राय बहादुर हीरालाल ने कहा है, ठीक है, हीरालाल ने कहा, हीरालाल काव्योपाध्याय ने। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ किसने कहा, तो छत्तीसगढ़ के बारे में वेगलर ने कहा था। वेगलर कौन थे, तो वेगलर थे अलेक्जेंडर कन्निंघम के सहयोगी। जब अलेक्जेंडर कन्निंघम जो है भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत के ऐतिहासिक जगहों के बारे में खोज करके उसमें लिख रहे थे, तो उनके सहयोगी थे वेगलर, ठीक है। तो उस वेगलर ने क्या कहा, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, अलेक्जेंडर कन्निंघम ने तो गरिमा में बनाने के लिए महाकौशल बोल दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया वेगलर ने, उन्होंने क्या कहा कि जरासंध के समय में, जरासंध महाभारत से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। कृष्ण, मतलब जो कंस था ना, कंस, कृष्ण ने कंस का वध किया, तो उस कंस का ससुर था जरासंध, ठीक है, तो महाभारत से संबंधित है। तो जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवार लोगों ने, मतलब यहाँ पे चर्मकारों ने 36 तो घर बनाया, कहाँ पे, इस एरिया में, ठीक है, और इस एरिया को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। तो छत्तीसगढ़ का जो कॉम्प्लेक्स है वो वेगलर के द्वारा दिया गया है और उन्होंने क्या कहा कि जरासंध के समय में चर्मकारों ने इस क्षेत्र में 36 घर बनाए अपने रहने के लिए, तो उनको छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा, जो धीरे धीरे बाद में विकृत होता गया और छत्तीसगढ़ शब्द बना, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ सिद्धांत है, किसने किसने कहा है, कहाँ से प्रूव है, ये चीजें मैं आपको बता दिया। आप रिपीट कर लीजिएगा, इतना को है ना, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप इसको देख लीजिएगा और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि साहित्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो साहित्य में कहाँ पे प्रयोग किया गया, तो साहित्य में सर्वप्रथम जो प्रयोग करने का नाम आता है ना, वो दलपत राम राव का आता है। ये कहाँ के थे, ये खैरागढ़ के चारण कवि थे, खैरागढ़ रियासत के कवि थे, ठीक है, खैरागढ़ रियासत के कवि थे, ठीक है, रियासत लिख देता हूँ, खैरागढ़ रियासत से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले
1494, ठीक है, 1494 में, सॉरी 1494 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में किया था, जिसमें अब चूंकि ये छत्तीसगढ़ रियासत के चारण कवि थे और जिस समय छत्तीसगढ़ रियासत में कवि थे उस समय वहां के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, ठीक है। तो इन्होंने लक्ष्मी निधि राय को संबोधित करते हुए कहा था कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, ठीक है, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही। ये इनका कविता था, ये इनका वाक्य था जिसका इन्होंने प्रयोग किया था। मैं एक बार और बोल देता हूं, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो साहित्य में सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ नाम का या छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग करने का जो श्रेय जाता है वो दलपत राम राव को जाता है, ठीक है। इसके बाद रतनपुर, याद रखिएगा, रतनपुर से संबंधित है गोपाल मिश्र जो है वो। रतनपुर के गोपाल मिश्र ने सन 1686 में खूब तमाशा नाम का एक पुस्तक लिखा था। उस खूब तमाशा में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने भी कुछ लिखा था, मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गढ़ होई जानी, सेवा स्वामिन को रहे सके एंड को मानी, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो इनकी कविता, इनका जो रचना था वो क्या था, खूब तमाशा नाम था, ठीक है, खूब तमाशा। बुक का नाम आपको याद रखना है, गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा का नाम का बुक लिखा था। सन कौन सा था, 1886, ठीक है, 1886 में खूब तमाशा नामक पुस्तक लिखी और उसमें छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया था। छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गढ़ोई जानी, सेवा स्वामिन को करें रहे एंड को मानी, ये इन्होंने ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद रेवाराम, रेवाराम भी रतनपुर से ही संबंधित है, ठीक है, रतनपुर ही इसमें आपको याद रखना है। अरे सॉरी, रेवाराम रतनपुर, ठीक है, रतनपुर से ही संबंधित है। और इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास, ठीक है, विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है, ठीक है। और इनका सन आपको याद रखना है, इनका सन है 1896, ठीक है, 1896 में इन्होंने कहा, ये 1686 है गाइस, ठीक है, ये 1896, खूब तमाशा 1686, ठीक है। तो रेवाराम जो 1896, इन्होंने क्या कहा था, तिनमे दक्षिण कौशल देखसा, जहां हरि ओह केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन, ऐसा इन्होंने लिखा था अपनी रचना। इनकी रचना का नाम क्या था, इनकी रचना का नाम था विक्रम विलास। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा विक्रम शशिकला किसने लिखा है, ठीक है। विक्रम विलास तो मैं बता दिया, रेवाराम, आप बताइए विक्रम शशिकला किसने लिखा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। ये तीन जो मेन कवि हैं, दलपत राम राव खैरागढ़ से संबंधित है, गोपाल मिश्र रतनपुर से संबंधित है, इन्होंने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है। रेवाराम रतनपुर से संबंधित है, विक्रम विलास में इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई। अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नाम है, ये क्यों छत्तीसगढ़ कहा जाता है। जब हम छत्तीसगढ़ का लोगो देखते हैं ना, तो आप उसके चारों ओर देखिएगा 36 किले हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। उन्हीं किलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया। 36 मतलब 36 जो नंबर किले अपने को दिखाई दे, 36 है तो उसके हिसाब से 36 हो गया। अब वो किलों को गढ़ कहा जाता है, जो किला होता है उसको गढ़ कहा जाता है। तो 36 तो किला है वहां पे, इसलिए छत्तीसगढ़ नाम दिया गया है। तो वो जो 36 किले हैं वो कलचुरी कालीन थे, ठीक है, कलचुरी कालीन थे। और उन्हीं कलचुरी कालीन किलों की वजह से, 36 किलो की वजह से छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा गया वर्तमान जो है, ठीक है। अब ये जो छत्तीसगढ़ है, जो 18 किले हैं, रतनपुर राज्य के 18 किले और रायपुर राज्य के 18 किलो, इन दोनों राज्यों के मध्य से शिवनाथ नदी होकर गुजरती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ हैं
ठीक है, उनको बीचों बीच कौन सी नदी जो है वो विभाजित करती है, तो शिवनाथ नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो आंसर आपको शिवनाथ नदी लेना है। तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में रतनपुर राज्य के 18 किलो है ना, मतलब उत्तर की ओर, रतनपुर जो है शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर है और रायपुर जो है वो शिवनाथ के दक्षिण की ओर है। तो उसके हिसाब से 18 गढ़ों में ये विभाजित होता है। तो आपको याद रख लेना है इनको, ठीक है। रतनपुर राज्य के अधीन 18 गढ़ कौन कौन से हैं? रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सौठी, औखर, ठीक है, सौठी औखर, उसके बाद पड़रभट्टा, सेमरिया, चांपा। चांपा में मदनपुर है ना, चांपा में मदनपुर, चांपा, फिर लाफा, फिर छुरी, छुरी में कोसगई, ठीक है, छुरी में कोसगई, फिर केंदा, मातिन, उपरोरा, पेंड्रा और कुटकुट्टी कंड्री, ठीक है। ये कुटकुट्टी कंड्री जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से बाहर भी एक गढ़ है, वो कौन सा है? कुटकुट्टी कंड्री, जो कि मध्य प्रदेश के। अब देखते हैं रायपुर राज्य के अधीन 18 गढ़ कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये 18 जगह, 18 गढ़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले रायपुर, ठीक है, रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सारधा, सिरसा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़ और अकलवाड़ा। इसको अकलतरा भी लिखा रहता है, ठीक है, अकलतरा भी लिखा रहता है। तो इसको आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये अकलवाड़ा अकलतरा दोनों लिखा हुआ रहता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये रतनपुर राज्य के अधीन 18 गढ़ और ये नीचे रायपुर राज्य के अधीन 18 गढ़। इन दोनों के बीच से एक नदी गुजरती है, इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी, जो इनको क्या करती है? बीचों बीच विभाजित करती है, ठीक है। शिवनाथ के उत्तर में रतनपुर राज्य के 18 गढ़ हैं और शिवनाथ के दक्षिण में रायपुर राज्य के 18 गढ़ हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो बस्तर के गढ़ है ना, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। बस्तर के गढ़ को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो बहुत सारे गढ़ हो जाएंगे। बस्तर में भी बहुत सारे किले हैं, ठीक है, तो वो सभी जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बस्तर जो है वो दंडकारण्य के क्षेत्र में आता था। अभी वर्तमान में हमारा जो भौगोलिक राज्य है उसके अंतर्गत आता है बस्तर, ठीक है। और वो हम मराठा काल में देखेंगे कि कब जो है वो बस्तर का क्षेत्र है, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो कब बस्तर में मिला, सॉरी छत्तीसगढ़ में मिला, उसके बारे में हम लोग जब इतिहास में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का अभिन्न हिस्सा है बस्तर, और हमारा ही प्रदेश है, हमारे ही राज्य का एक अभिन्न हिस्सा है, हम उसको अलग नहीं कहते, वो हमारा ही राज्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित जो बातें हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको मतलब मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।